शादी के 7 दिन बाद एक नए नवेले दूल्हे ने क्या किया दोस्तों, वो रात को जाता है और अपनी पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करता है। वो इतनी बार करता है कि उस नई नवेली दुल्हन की चीख तक नहीं निकल पाती। उसके बाद वो उस कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ बाहर सो रही है। दोस्तों, उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से और लाड से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अपनी माँ की गर्दन पर भी जाकर सीधे कुल्हाड़ी चला देता है। उसके बाद वो अपने पिता के कमरे में जाता है, क्योंकि उसकी माँ बाहर सो रही थी, पिता अंदर सो रहे थे। वो अंदर जाता है, उसके पिता सो रहे होते हैं। वो उनकी गर्दन पर भी जाता है और कुल्हाड़ी चला देता है, अपने पिता की भी हत्या कर देता है। उसके बाद वो अपने भाई भाभी के कमरे में जाता है। वो अपने भाई भाभी के कमरे में जाता है तो दोनों भाई और भाभी की मार मार के कुल्हाड़ी हत्या कर देता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, 4 साल का भतीजा और 5 साल की भतीजी है दोस्तों उसकी। वो उन दोनों बच्चों की भी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। उसके बाद में वो अपनी बहन के पास जाता है जिसकी उम्र महज 16 साल थी। वो अपनी बहन की भी हत्या कर देता है। उसके बाद वो अपने पड़ोस वाले घर में जाता है जो कि उसके ताऊ का घर था। वो अपने ताऊ के घर में उस कुल्हाड़ी को लेके जैसे ही घुसता है तो वहाँ पे सामने एक बच्चा सो रहा होता है। वो उस बच्चे के चेहरे पे एक कुल्हाड़ी भर के मारता है, लेकिन जैसे तैसे वो बच्चा बच जाता है। तो जो हत्यारा था नया नवेला दूल्हा, वो उस घर से भाग जाता है और वहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर एक पेड़ पर रस्सी का फंदा बनाता है और रस्सी के फंदे पर जाकर लटक जाता है। अब जैसे ही ये वाली बात गांव में फैली तो आसपास के गांव तक इस बात का शोर हो गया कि एक 27 साल के लड़के ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और उसके बाद खुद ने भी आत्महत्या करके ये कहानी ख़त्म कर दी। दोस्तों, पूरे गांव को सीज किया जाता है इस मामले में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस लड़के ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। और इस लड़के की शादी को महज 7 दिन हुए थे। इसके घर में जो मंडप बना हुआ था अभी तक वो उठा नहीं था, लेकिन इससे पहले ही इसने अपने घर वालों की अर्थी उठाने की व्यवस्था कर दी थी। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है और आज की कहानी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस लड़के ने अपने परिवार की 7 लोगों की हत्या क्यों की और उसके बाद में इसने आत्महत्या क्यों की। यानी कि इस गांव में एक साथ एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई थी और 8 ही चिता एक साथ जली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक थाना लगता है जिसका नाम महुजिड़ है और उसी थाने का एक गांव है जिस गांव का नाम है बोदल। दोस्तों, ये बात है 29 मई सन 2024 की रात की। लगभग रात के 2 बज रहे होते हैं। तो होता क्या है, एक घर में एक लड़का कुल्हाड़ी लेकर प्रवेश करता है जिसमें कि एक बच्चा सो रहा होता है। वो लड़का क्या करता है, उसके चेहरे पे उस कुल्हाड़ी से वार करता है। तो जैसे ही वो वार उस बच्चे के चेहरे पे करता है तो उसका पूरा जबड़ा हिल जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो पहला जैसे ही वार होता है तो उससे थोड़ी आगे ही उसकी दादी सो रही होती है। अब जैसे ही उसकी दादी को आवाज़ आती है कि कोई चीज़ की, तो उसकी दादी जाग जाती है तो देखती है कि एक लड़का उस 10 साल के बच्चे के ऊपर हमला कर रहा है। तो वो दादी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो दादी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो वो लड़का क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही वो लड़का भागता है तो वो दादी उस लड़के को पहले ही पहचान जाती है। दरअसल दोस्तों, जो लड़का हमला करने आया था वो आया था अपने ताऊ के घर में करने, और वो उसके चाचा का लड़का था। तो दादी अपने आप ही बोलती है, अरे ये तो दिनेश है और दिनेश ने इस बच्चे के चेहरे पे कुल्हाड़ी मारी है। अब गांव में शोर मच जाता है कि भाई हुआ क्या, इसने आखिर आके इस लड़के के चेहरे पे कुल्हाड़ी क्यों मारी। तो गांव के आसपास के लोग जो होते हैं उस घर के, वो सब लोग आ जाते हैं। घर में चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि जिस बच्चे के मुँह पर कुल्हाड़ी पड़ी थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब क्या होता है, उस बच्चे को इधर तो लेके जाया जाता है, नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे भागा जाता है और गांव के सारे लोग जुट जाते हैं और वो शोर मचाते हुए दिनेश के घर पे जाते हैं। तो देखते हैं कि दिनेश के घर की जो ताला है वो बाहर से लगा हुआ है, एक्चुअली बाहर से बंद है। अब
वो सब लोग दिनेश के बाहर से शोर मचाते हैं कि दिनेश बाहर निकलो, दिनेश के घर वालों, मतलब कोई उसके घर में सुनता ही नहीं। अब क्या होता है, दरवाज़ा खोला जाता है। जैसे ही गांव के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि दिनेश की मां की लाश सबसे पहले कमरे में पड़ी हुई है। और अंदर जाते हैं तो उसके पिताजी की हत्या हो गई है। उससे अंदर जाते हैं, देखते हैं उसके भाई के कमरे में जाके तो उसके भाई, भाभी और 2 बच्चों की हत्या हो चुकी है। और अंदर जाते हैं तो उसकी बहन की लाश पड़ी हुई है। और अंदर जाते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि दिनेश का जो कमरा था, अभी दिनेश की नई नवेली दुल्हन आई थी, वो उसके कमरे में जाते हैं देखने के लिए। तो पता चलता है कि जो उसकी नई नवेली दुल्हन थी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, दिनेश ने अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी थी। अब दोस्तों एक ही घर में 7 लाशें पाई गई हैं तो गांव में शोर मच जाता है। आसपास के इलाके में हल्ला हो जाता है कि एक ही घर में 7 लोगों की हत्या हो गई है। रात के 3 बजे ही बड़े बड़े अधिकारी और पुलिस ऑफिसरों के फ़ोन बजने चालू हो जाते हैं। तो रात को 3 बजे ही एसपी मनोज खन्नी मौका वारदात पर पहुंचते हैं और वहां का मुआयना करते हैं। अब वो जैसे ही घर के अंदर का माहौल जाके देखते हैं तो दोस्तों वो माहौल इतना गंदा हुआ पड़ा होता है कि लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। आसपास के एरिया में शोर हो जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में दोस्तों शोर हो जाता है सुबह तक कि ऐसे ऐसे करके एक लड़के ने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। गांव को सीज कर दिया जाता है। गांव के अंदर से ना कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है और ना ही कोई व्यक्ति गांव के अंदर आ सकता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर दिनेश कहाँ है जिसने कि ये सारी हत्याओं को अंजाम दिया है। सुबह हो चुकी थी, सारे गांव में पुलिस ने ऐसी छावनी जैसी बना ली थी कि सारे गांव में पुलिस ही पुलिस दिख रही थी। अब क्या होता है, घर से लगभग 150 से 200 मीटर दूरी पर एक पेड़ होता है और उस पेड़ के ऊपर दिनेश की लाश लटक रही होती है। दरअसल दिनेश ने अपने गले में फंदा डाल के वहाँ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। अब पुलिस क्या करती है, उसके परिवार के सारे सदस्यों की लाशों को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। दोस्तों उन लाशों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि दिनेश ने बाहर कुछ ऐसे किए थे कि उनके चेहरे के परखच्चे उड़ गए थे और दिनेश ने जाके फांसी लगाई ली थी। अब गांव के लोगों के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर दिनेश ने ये हत्या की तो की क्यों? क्योंकि दरअसल दिनेश की शादी 21 मई 2024 की शाम को हुई थी और दिनेश यहाँ से अपनी बारात लेकर गया था धूमधाम से और वहाँ से बारात लेकर वापस भी आया और दिनेश ने अपनी नई नवेली दुल्हन की हत्या भी कर दी और अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। ऐसा क्या था दिनेश के मन में कि उसने अपने सारे परिवार की हत्या कर दी और महज शादी के 7 दिन बाद ही। अब जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो दोस्तों पुलिस को पता चलता है कि जो दिनेश है उसकी शादी से कम 5-6 महीने पहले से ही दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो चुप चुप रहने लगा था। गांव में किसी से कोई भी बात नहीं करता था। तो इसके परिवार वाले लोग क्या करते हैं, गांव के नज़दीक ही होशंगाबाद है, होशंगाबाद से इसका इलाज करवाते हैं। लेकिन जो इलाज इसके परिवार वाले करवाते हैं वो किसी डॉक्टर से नहीं करवाते, वो करवाते हैं एक तांत्रिक से। यानी कि दिनेश के जो मानसिक स्थिति खराब थी उसका इलाज एक तांत्रिक कर रहा है। दोस्तों दरअसल दिनेश का इलाज तांत्रिक से इसलिए चल रहा था क्योंकि तांत्रिक ने उससे बोला था कि उसके परिवार के लोगों से कि दिनेश के ऊपर किसी भूत पिशाच का साया है। ये वाली बात पुलिस को दिनेश का दोस्त भूरा बताता है। भूरा का कहना है कि मैं भी दिनेश के साथ 2-4 बार उन तांत्रिक के यहाँ पे गया हूँ और तांत्रिक ने साफ साफ कह दिया है कि इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है जो कि धीरे धीरे करके ही उतरेगा और दिनेश कभी किसी से बात नहीं किया करेगा। ये जैसे शांत बैठा है उसको बैठे ही रहने दो, इसको परेशान नहीं करना। अब दिनेश क्या करता है, वैसे दिनेश मानसिक रूप से बीमार है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन जब दिनेश गांव में निकलता था तो किसी से जैसे बात करता था तो किसी को ये नहीं पता चलता था कि दिनेश पागल है, सही है, इसका मानसिक रूप से परेशान है क्या नहीं है। क्योंकि दिनेश इतने नॉलेज वाली बात किया करता था लोगों के सामने जैसे कि वो सब कुछ जानता, दुनिया सब पागल है।
अब जब वो दिनेश लोगों से बात किया करता था तो लोगों को उसकी बात समझ में भी नहीं आती थी, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, इसलिए लोग उसकी बात को ऐसी रफा दफा कर दिया करते थे, राम राम श्याम श्याम करते थे और आगे बढ़ जाते थे। अब दोस्तों होता क्या है, ये सारी बातें जो हैं ऐसे ही चल रही थी। अब उसके परिवार वाले लोग क्या करते हैं, दिनेश का संबंध करा देते हैं। लड़की की उम्र होती है 22 साल। अब जैसे ही दिनेश का संबंध होता है उसके तुरंत बाद से ही दिनेश का क्या है, दिमाग थोड़ा ख़राब होने लगता है। तो घर वाले सोचते हैं कि भैया हम इलाज तो करा ही रहे हैं तांत्रिक महाराज से, तो दिनेश जो है जल्दी जल्दी सही हो जाएगा। अब दिनेश की हालत ज़्यादा और ख़राब होने लगती है, लेकिन गांव में किसी को पता नहीं चलती, क्योंकि लोग आजकल अपने मतलब से मतलब रखते हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परिवार के लोगों की नज़र हमेशा दिनेश के ऊपर रहा करती थी कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किससे बोल रहा है, किससे नहीं बोल रहा, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, एक एक चीज़ को देखते थे। तो परिवार के लोगों ने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, इलाज तो चल ही रहा है और जल्द जल्द ये सही भी हो जाएगा। दोस्तों दिनेश की दोस्त भूरा का कहना है कि 21 मई 2024 को तो दिनेश की शादी हुई थी। उससे 4-5 दिन पहले की बात है, लगभग रात को 12-1 बजे का समय रहा होगा। तो दिनेश क्या करता है, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रोड पर टहल रहा होता है। अब जब वो रोड पर टहल रहा होता है तो वहाँ के जो आसपास के कुत्ते होते हैं उसके ज़ोर ज़ोर से भौंकते हैं उसके ऊपर। अब वो जब ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे होते हैं तो वहाँ पे शोर हो रहा होता है। तो भूरा का घर नज़दीक में ही होता है, तो भूरा देखने के लिए झांकता है कि बाहर क्या है जो कुत्ते भौंक रहे हैं। तो वो देखता है कि एक लड़का दूर एक कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है। तो भूरा उसके पास जाता है तो देखता है कि वो दिनेश है। तो दिनेश से वो कहता है कि भाई दिनेश, तू इतनी रात को यहाँ पे कैसे घूम रहा है। तो दिनेश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने घर चला जाता है सीधा। अब सुबह होती है तो दिनेश के जो भाई होते हैं उनके पास गूंगा जाता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे बात है, रात को मैंने दिनेश को देखा था और कुल्हाड़ी लेकर रोड पर घूम रहा था। तो परिवार वाले लोग थोड़े चिंतित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी तांत्रिक के पास दोबारा से होशंगाबाद पहुंचते हैं। अब होशंगाबाद पहुंचते हैं तो वो तांत्रिक कहता है कि आप चिंता मत करो, इसके ऊपर साया चल रहा है, इसको मैंने दवाई दे दी है, इसके नाम का जप कर दिया है और ये जल्दी पल्दी इसके ऊपर जो साया है वो सब उतर जाएगा और आपका बेटा जल्दी पल्दी सही हो जाएगा। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर आती है 21 मई 2024। 21 मई 2024 को दोस्तों दिनेश की शादी होती है। लड़की भी बहुत सुंदर होती है, दिनेश की जोड़ी उसके साथ बन रही होती है। दिनेश को नए कपड़े दिलाए जाते हैं, खाना पीना खिलाया जाता है, दूल्हा बनाया जाता है, घोड़े पे उसकी बारात निकलती है। दिनेश अपने गाँव वालों के साथ मिलकर उस लड़की के घर पे जाता है, शादी होती है। फिर वो लड़की दिनेश के साथ अपने ससुराल यानी कि दिनेश के घर पे आती है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दोस्तों अब दिन बीतने लगते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दिनेश किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही बोलता है। होता क्या था, दिनेश के ऊपर अचानक से पागलपन चढ़ जाता था। अब जैसे ही दिनेश के ऊपर पागलपन चढ़ता था तो उसके घर वाले उसके पागलपन को दबा दिया करते थे। उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि दिनेश एक दिन आकर उन सबकी हत्या कर देगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि जो उनके साथ रह रहा है, उनका भाई है, उनका बेटा है, उनका बाप है, चाहे जो भी है, वो उनकी हत्या किसी पागलपन के चलते हुए कर सकता है। इसीलिए किसी को भी दिनेश के ऊपर जरा भी शक नहीं था कि वो दिनेश एक दिन आएगा और उनको सबको मार के चला जाएगा। लेकिन 29 मई 2024 की रात को दिनेश को पता नहीं क्या पागलपन चढ़ता है। वो सबसे पहले अपनी पत्नी को मारता है, फिर माँ को मारता है, फिर बाप को मारता है, फिर भाभी को मारता है, फिर भाई को मारता है, फिर 2 भतीजों को मारता है, फिर उसके बाद में वो अपनी बहन को मारता है। तब भी उसका मन नहीं भरता तो वो क्या करता है, अपने ताऊ के घर पे चला जाता है। ताऊ के घर पे जाता है तो दोस्तों मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि दिनेश की शादी जो हुई थी वो 21 तारीख को हुई थी। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन कुछ रिश्तेदार जो हैं वो रह गए थे। वो थोड़े नज़दीकी जो रिश्तेदार होते हैं वो रह जाते हैं। दिनेश का घर छोटा था तो वो सारे दिनेश के परिवार के लोग ही अपने घर में सो सकते थे और बाकी के बच्चे कुछ जो रिश्तेदार थे वो उसके ताऊ के घर पे सो रहे थे। तो दिनेश क्या करता है, अपने ताऊ के घर पे जाता है। ताऊ के घर पे जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि सामने एक 10 साल का बच्चा सो रहा है, तो वो जाकर उस पर ही हमला करता है। जैसे ही वो हमला करता है तुरंत उसकी दादी जाग जाती है और शोर मचाना शुरू करती है। जैसे ही वो शोर मचाना शुरू करती है तो घर के और लोग जाग जाते हैं। दिनेश को लगता है कि वो पकड़ा जाएगा तो वो क्या करता है, वहाँ से सीधा रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। अब उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो दोस्तों कल शाम को मेरे को खबर मिली है कि वो बच्चे की जान बच गई है।
वो मरा नहीं है। अभी तक इस हत्याकांड में सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि 1 दिनेश है और 7 उसके परिवार के लोग हैं। दोस्तों, जिस जगह पे ये घटना हुई थी वहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी पहुँचे थे। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है और उनका कहना है कि अगर इस लड़के का इलाज किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से चल रहा होता तो डॉक्टर इसको प्रिकॉशंस देते, पूरी बात बताते। अगर वो लड़का पागल है तो उसको अपने पास रखते, जो भी चीज़ होती वो बताते कि क्या करना है क्या नहीं करना और सही दवा देते। लेकिन इसके परिवार के लोगों ने क्या किया, दिनेश को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंच गया। वो तांत्रिक कहता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। अगर यही चीज़ डॉक्टर के पास जाते, इलाज कराते तो शायद आज इनका पूरा परिवार जिंदा होता और दिनेश भी जिंदा होता और ये हत्याकांड नहीं होता। तब से दोस्तों ये हत्याकांड हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का माहौल बन गया है कि एक लड़के को उसके परिवार वाले तांत्रिक के पास ले जाया करते थे और तांत्रिक की वजह से उसका इलाज सही से नहीं हो पाया और उस लड़के ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। अब दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? ये मध्य प्रदेश की कहानी है और सब सच्ची कहानी है। हमारे देश में हर तरह की चीज़ें होती हैं। अगर उस लड़के को किसी डॉक्टर के पास ले जाते तो आज सारा परिवार भी जिंदा होता। आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, इस कहानी को आपको बताने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। नमस्कार।